हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के रिवीजन के लिए। और ऑब्वियसली सेम सिक्स या जो टर्म है आपका करंट टर्म, राइट, जिसके आप देने वाले हो, तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेशन है और इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिकॉज 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि जीएसटी के ऊपर कंटिन्यूस फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर शूट करना सर। सो मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन लेक्चर लेके आ रहा हूँ यहाँ पे। हम लोग टोटल इम्पॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड इंडायरेक्ट टैक्स देखने वाले हैं जो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो, राइट। तो ये सारे चैप्टर्स हम लोग वन बाय वन देखने वाले हैं। और ऑब्वियसली ये सारे सीरीज ऑफ वीडियोस आप देखोगे तो मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका पेपर बहुत ईजी जाएगा। आपने प्रीवियसली कितना प्रिपरेशन किया है दैट इज नॉट मैटर, ओके। मतलब ऑलरेडी डिटेल में समझाने वाला हूँ, पर इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा जितना क्लासरूम कोचिंग में होता है, बिकॉज वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन का वीडियो है। सो दैट्स वाई स्टार्टिंग में बेसिक थियोरेटिकल पार्ट में सिखाने वाला हूँ, उसके बाद वी गो फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट्स। और सारे वीडियोस में प्रैक्टिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा। इज नॉट अबाउट ओनली मैंने प्रोविजन बताया और छोड़ दिया, राइट। सो वन बाय वन एक एक चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे फर्स्ट चैप्टर, इट इज अ इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड जीएसटी। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। इसमें से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो एग्जाम में आने वाला नहीं है, बट इसके ऊपर डेफिनेटली एमसीक्यू जो है, ऑब्जेक्टिव जो है, उसके ऊपर आ सकते हैं। शॉर्ट नोट्स के लिए भी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बताऊंगा इसमें से कौन से शॉर्ट नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। ओके, सो आपको पता ही है देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, यस और नो। एक होता है डायरेक्ट टैक्स एंड दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए आप इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे हो। सो डायरेक्ट टैक्स होता है वो डायरेक्ट टैक्स इंपोज किया जाता है पर्सन के इनकम के ऊपर। डायरेक्ट टैक्स के इनकम के ऊपर चार्ज होता है। जो आपका प्रॉफिट है, जो आपका इनकम है, जो आपकी सैलरी है, जो आपकी हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, जो आप प्रॉपर्टी बेच के जो इनकम कमाते हो, तो उससे जो इनकम कमाते हो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। क्या कहते हैं बेटा? डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली इम्पोज ऑन द पर्सन इनकम, यस और नो सर। एग्जाम में और डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड, ओके, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डायरेक्ट टैक्स जो है, जिसका इनकम है वही बंदा टैक्स पे करेगा। तो मेरा इनकम का टैक्स आप नहीं पे करोगे, आपका टैक्स आपको ही पे करना, मेरा टैक्स मुझे ही पे करना, क्योंकि इनकम सेपरेशन है। सो डायरेक्ट टैक्स के कौन से नेचर है? तो इट इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स। विच टैक्स बेस्ड? प्रोग्रेसिव। जैसे जैसे इनकम बढ़ते जाता है वैसे वैसे इनकम टैक्स बढ़ते जाता है। मतलब आपको पता ही है, तो 0 to 2,50,000 तो देर इज 0%, देन 2,50,000 to 5,00,000 5%, यस और नो। सो ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपको टैक्स पे करना है, राइट। फिर उसके बाद आता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज किसके ऊपर होता है बेटा? सो इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज होता है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। किसके ऊपर? गुड्स एंड सर्विसेज। जो हम लोग गुड्स बेचते हैं, जो हम लोग सर्विस देते हैं या सर्विस लेते हैं या गुड्स को कंज्यूम करते हैं, उसके ऊपर जो टैक्सेस लगते हैं उसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस है, मतलब कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, यस और नो। ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, उसमें से जीएसटी हम लोग डिटेल में बाद में देखने वाले हैं। सो इनकम टैक्स का बर्डन क्या, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो। मतलब मैन्युफैक्चरर होलसेलर के ऊपर शिफ्ट करेगा, होलसेलर रिटेलर, रिटेलर कंज्यूमर। फाइनली इनडायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है? जो कंज्यूमर होता है वो फाइनली इनडायरेक्ट टैक्स पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा नेचर? रेग्रेसिव टैक्स है। कौन सा टैक्स है? रेग्रेसिव। कम कम होते जाएगा। सर कम कम होते जाएगा मतलब फाइनल कंज्यूमर पे करेगा, मतलब आपको, आपने जितना वैल्यू एडिशन आपके उस गुड्स एंड प्राइस में ऐड किया है उतना ही टैक्स आपको गवर्नमेंट को देता है। तो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको पढ़ा है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, ये कौन सा टैक्स है? ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। और इनडायरेक्ट टैक्स ये कौन सा टैक्स है? ये रेग्रेसिव टैक्स है। इज इट क्लियर? चलो गो है। देन आएगा एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। देखो एडवांटेज ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स आने दो या जीएसटी का एडवांटेज आने दो, इज रिमेन सेम, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स का ही पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। जीएसटी रहने दो, कस्टम रहने दो, एक्साइज रहने दो, कोई भी एडवांटेज आ गया तो इनडायरेक्ट टैक्स की एडवांटेज है, जीएसटी की भी एडवांटेज हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी यह है कि आप ये पॉइंट लिख सकते हो एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो पहला पॉइंट है कन्वीनियंट। देखो इसके डिटेल में वीडियो आपको देखना है तो हर्ष ट्यूटोरियल का ऑफिशियल ऐप आप डाउनलोड करो, ओके। तो वहां पे हमने लिंक ऑलरेडी शेयर किया है, चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक में दे देता हूँ। और वहाँ पे कोड भी शेयर कर देता हूँ कि कोड आपको कौन सा कोड, बैच कोड वहाँ पे डालना है। आपको पूरे फुल लेंथ वीडियो विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। इज एब्सोल्युटली फ्री, कोई चार्जेस नहीं है उसका।
ओके, आप सारे वीडियोस देख सकते हो, डिटेल में पढ़ सकते हो। अभी मैं जा रहा हूँ इसे फास्ट ट्रैक एक एक पॉइंट को डिस्कस करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर एडवांटेज ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स कौन से, तो पहला कन्वीनियंट इज वेरी इजी टू पे, राइट, क्योंकि ये साइकिल में जाता है, चेन में जाता है, मैन्युफैक्चरर होलसेलर से कलेक्ट करता है, होलसेलर रिटेलर के पास से, रिटेलर कंज्यूमर के पास, इज वेरी कन्वीनियंट। दूसरा सोशल वेलफेयर, ओके, इंडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए इसका खर्चा करता है। इज डिफिकल्ट टू इविड, सो व्हाई इज डिफिकल्ट टू इविड, बिकॉज मैन्युफैक्चरर जो है वो होलसेलर से टैक्स पे कलेक्ट करेगा, होलसेलर जो है वो रिटेलर से टैक्स कलेक्ट करेगा, और रिटेलर किसके पास से कलेक्ट करेगा, कंज्यूमर के पास से कलेक्ट करेगा। जब तक ये कलेक्ट नहीं करता तो उसको सेट ऑफ मिलता है। मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल बताया था इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो इधर में मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ क्योंकि वही एग्जाम्पल बहुत पावरफुल है। ओके, उसमें ही सब पॉइंट कवर हो जाएगा। मैन्युफैक्चरर है, एक होलसेलर है, एक रिटेलर है, एक कंज्यूमर है। सब एक मैन्युफैक्चरर है, और ये मैन्युफैक्चरर ने क्या किया, कॉस्ट प्राइस उसकी 80 रुपीज़ है और इसके ऊपर जीएसटी वो चार्ज कर रहा है। मैं यहाँ पे जीएसटी का रेट 10% ले रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। जीएसटी का रेट 10% नहीं है, राइट। तो मैं एग्जाम्पल इजी होने के लिए या आपको समझने के लिए मैं 10% ले रहा हूँ। सो यहाँ पे कॉस्ट इसकी 80 रुपीज़ है, इसमें प्रॉफिट को ऐड जोड़ा, प्रॉफिट को 20 रुपीज़ जोड़ दिया, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ हो गया। जीएसटी 100 के ऊपर 10% 10 रुपीज़ आएगा, सेलिंग प्राइस इज 110। होलसेलर कितना पे करेगा, होलसेलर पे करेगा 110, कितना पे करेगा बेटा, 110, 110 रुपया। उसमें से ये कॉस्ट इसकी क्या है, इसकी कॉस्ट 100 रुपीज़ है, कॉस्ट इसकी 100 रुपीज़ है, ओके। और इसमें ये क्या कर रहा है, प्रॉफिट को ऐड कर रहा है। सर इसके लिए कॉस्ट होलसेलर ने तो 110 रुपया पे किया, यस सर, होलसेलर ने 110 रुपया पे किया, पर इसकी कॉस्ट 100 है। जीएसटी ये बाजू में लिखेगा, जीएसटी को वो कॉस्ट नहीं पकड़ेगा, जीएसटी को टैक्स पकड़ के बाजू में रख देगा। प्रॉफिट अगेन इसने ऐड किया, 30 रुपीज प्रॉफिट ऐड किया, सो 130 रुपया इसका प्राइसिंग हो गया। इसके ऊपर अगेन ये जीएसटी चार्ज कर रहा है 10%, तो ये 13 रुपीज आ गया। दिस विल बी 143 रुपीज, यस और नो, इट विल बी 143 रुपीज। और यहाँ पे जो रिटेलर है वो रिटेलर होलसेलर को कितना पे करेगा, 143 रुपीज। अभी मुझे बताओ सर, चलो कमेंट करके बताओ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सुन रहे हो और कमेंट भी करोगे, मैं पढ़ूंगा किसने किसने कमेंट किया, राइट। सो यहाँ पे होलसेलर ने टैक्स, जब उसने गुड्स बेचा तो टैक्स कितना कलेक्ट किया, सो टैक्स ऑन सेल ऐसे देखा जाए तो इसने कलेक्ट किया 13 रुपीज, और यही गुड्स परचेस करने के लिए टैक्स कितना पे किया, तो उसने पे किया, टैक्स पे किया 10 रुपीज, इज अ टैक्स ऑन परचेस 10 रुपीज। तो एक्चुअली होलसेलर गवर्नमेंट को जमा कितना करेगा, 3 रुपीज टैक्स जमा करेगा, बिकॉज ऑलरेडी देखो होलसेलर ने कलेक्ट किया 13 रुपीज रिटेलर के पास से, पर सेम गुड्स जो उसने खरीदा है, जो उसने बेचा था, वो सेम गुड्स ने खरीदा था मैन्युफैक्चर से, तो मैन्युफैक्चर को उसने 10 रुपीज ऑलरेडी पे किया था, दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है, ये सुनो, गवर्नमेंट को पहले 10 रुपया मिला, उसके बाद 3 रुपया मिला, टोटल कितना हुआ, 13 रुपीज पेड बाय द रिटेलर। फिर सेम साइकिल, रिटेलर जो है किसको गुड्स बेचेगा, कंज्यूमर को गुड्स बेचेगा, फाइनली द टैक्स बर्डन इज बेयर बाय कंज्यूमर। आर ए गेटेड माय पॉइंट। इसलिए इज ए डिफिकल्ट टू इवेट, बिकॉज मैन्युफैक्चरर होलसेलर के पास से कलेक्ट करता है, होलसेलर रिटेल के पास से कलेक्ट करता है। इज इट क्लियर। इलास्टिसिटी, इलास्टिक, देखो इनडायरेक्ट टैक्स ये मोर इलास्टिक है, इस डिमांड उसके प्राइस इलास्टिसिटी में से देखा जाए तो गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये गुड्स एंड सर्विसेज बहुत महंगे होते जा रहे हैं और कस्टमर पब्लिक के इंटरेस्ट के फेवर में है, तो गवर्नमेंट उसको टैक्स रेट कम कर देता है। डिमांड सप्लाई को चेंज करने का जो पैटर्न है वो इलास्टिसिटी में कवर होता है। वाइड कवरेज, देखो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो जिसका इनकम होगा उसके ऊपर लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्स सर ये वाइड कवरेज है, मतलब ऐसा नहीं देखा जाएगा आप रीच हो या पोवर हो, आप स्टूडेंट हो, आप अर्नर हो, कोई देखा नहीं जाएगा। मतलब आप मैकडोनल्ड में जाके कुछ भी खरीद रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो भी आपको इनडायरेक्ट टैक्स वहाँ पे पे करना है, इसलिए कवरेज विल बी द वाइड। उसके बाद यूनिवर्सलिटी, मतलब सारी चीज़ों के ऊपर लगता है और सब जगह लगता है। फ्लेक्सिबल है, जैसे मैंने बोला इलास्टिसिटी फ्लेक्सिबिलिटी इज रिमेन सेम, ओके। डिमांड सप्लाई के ऊपर डिपेंड होता है। प्राइस पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है, मतलब गवर्नमेंट को लग रहा है कि अल्कोहल, गवर्नमेंट लग रहा है कि ये जो प्रोडक्ट एंड सर्विस लग्जरी प्रोडक्ट बहुत पब्लिक ले रहा है, खरीद रहा है, तो मे बी गवर्नमेंट लग्जरी प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा टैक्सेस चार्ज कर सकती है और आपके पैटर्न ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकती है मैन्युफैक्चरिंग के, एंड मे नॉट बी अफेक्ट द मोटिवेशन टू वर्क। देखो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इनकम के ऊपर लगता है, जितना आप इनकम कमाओगे ओके उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो जितना ज़्यादा कमाओगे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। और वो डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो डायरेक्टली आपकी जेब से जाता है ना,
ओके आपको पता चलता है कि आपने गवर्नमेंट को कितना टैक्सेस दिया। इनडायरेक्ट टैक्स से पता नहीं चलता कि आपने कितना टैक्स गवर्नमेंट को दिया, इसलिए इज नॉट अफेक्ट द मोटिवेशन टू वर्क एंड सेव। क्लियर बेटा? सो दिस आर द एडवांटेज। मैं फास्ट जा रहा हूँ। ओके चलो देन वी गो फॉर द डिसएडवांटेज। क्या क्या डिसएडवांटेज है? देखो जो एडवांटेज है उसका ही कन्वर्जन डिसएडवांटेज क्या है? हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन बोला है। ओके और हाई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन क्या बोला है कि सर ये जीएसटी का कलेक्शन करने के लिए, मशीनरी डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारा खर्चा आता है। इंक्रीज इनकम इनक्वालिटी। ऑब्वियसली डायरेक्ट टैक्स, जो बंदा इनकम कमा रहा है ओके वही टैक्स पे करता है। जिसके पास इनकम ही नहीं है, जिसका इनकम 2,50,000 के ऊपर जाता ही नहीं है ओके, वो लोग टैक्स गवर्नमेंट को पे ही नहीं करते। पर इनडायरेक्ट टैक्स वैसे नहीं है। पुअर भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है, रिच भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है। अफेक्ट द कंजम्पशन डेफिनेटली। जैसे रेट बढ़ गया, प्राइसिंग बढ़ गई तो कस्टमर के परचेस और सेल के ऊपर अफेक्ट गिरता है। ऐसा लैक ऑफ सोशल कॉन्शियस से लोगों को पता भी नहीं चलता वो कितना टैक्सेस गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। पब्लिक को नहीं पता चलता, गवर्नमेंट को पता चलता है। देन अनसर्टिनिटी है सर, कभी भी प्राइस चेंज हो सकता है। मतलब आज अपने कोई चीज देखी, उसकी जीएसटी का रेट उसका 18% है, मे बी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाके उस रेट ऑफ जीएसटी को चेंज कर सकता है। सो इट इज अनसर्टिनिटी। मतलब ऐसे हो सकता है कि आपने समझो आज टैक्स, आज आपने कोई रूम बुक किया या कोई फ्लैट बुक किया, यस और नो, और आज स्टैम्प ड्यूटी का रेट 3% है, राइट? तो कल जाके आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो मे बी नोटिफिकेशन आके वो 6% भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी, आप डिसाइड नहीं कर सकते। इन्फ्लेशनरी, देखो इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो है कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कॉस्ट है, राइट? सो जितना टैक्सेस बढ़ते जाएंगे उतना ही प्राइस बढ़ते जाएगा, और जितना प्राइस बढ़ते जाएगा उतना इन्फ्लेशन बढ़ते जाएगा। एंड पॉसिबिलिटी ऑफ टैक्स इविजन, आप कितना भी यहाँ पे पॉइंट पॉजिटिव एडवांटेज लिखा है कि इट विल बी डिफिकल्ट टू टैक्स इविट, बट इट्स पॉसिबल टू टैक्स इविट। ओके टैक्स इविजन होता ही होता है। क्लियर बेटा? फिर गवर्नमेंट, आपको तो पता ही है कि गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाता है वहां पे 3 लिस्ट होते हैं, यस और नो? लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। लिस्ट 1 में सेंट्रल लिस्ट है, जहां पे ऐसी लिस्ट जहां पे गवर्नमेंट खुद से, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है। लिस्ट 1 के जो भी लिस्ट 1 में टैक्सेस है, उस जो भी लिस्ट ऑफ टैक्सेस लिखे हुए हैं वो सारा कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। लिस्ट 2 में ओके जो भी मेंशन लिस्ट है ओके उसमें जो गवर्नमेंट है, लिस्ट 2 के चार्जेस, लिस्ट 2 में जो जो टैक्सेस है वो स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता है। एंड लिस्ट 3 इज अ कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जहां पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल के टैक्स चार्ज करेंगे, उसको बोलते हैं कॉन्करेंट। देयर आर 3 लिस्ट। लिस्ट 1 इज ए यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 इज ए स्टेट लिस्ट, एंड लिस्ट 3 इज ए कॉन्करेंट लिस्ट। आर यू विथ मी गाइस? सब लोग मेरे साथ हो रहे हो, यस और नो? ओके चलो फटाफट से बोलो यस। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। ओके इसमें से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 3 लिस्ट होते हैं, इतना याद रखना। लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3। लिस्ट 1 यूनियन, लिस्ट 2 स्टेट, एंड लिस्ट 3 इज ए कॉन्करेंट। लिस्ट 1 में जो टैक्सेस लिखे हुए हैं उसका कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। लिस्ट 2 में जो टैक्सेस लिखे हुए हैं उसका कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट करेगा। और लिस्ट 3 में जो टैक्सेस लिखे हुए हैं उसका कलेक्शन सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर करेंगे। ओके फिर उसके बाद ये जो जीएसटी है वो कभी आया और किसने लाया, किसने रिकमेंडेशन दिया? सो केलेका टास्क फोर्स ने जीएसटी के बारे में 2004 में प्रपोज किया था। इज रिकमेंडेड इन 2004। तो एग्जाम में इसका एमसीक्यू आ सकता है। और जीएसटी इंट्रोड्यूस कभी हुआ, इंप्लीमेंट कभी हुआ? 1 अप्रैल 2017। कहां पे हो गया बेटा? 1 अप्रैल 2017 में जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया। सो जीएसटी का बेनिफिट क्या, नीड क्या है? जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द वैल्यू एडेड टैक्स? जितना वैल्यू आप ऐड करोगे उतना गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा, इसलिए जीएसटी को कौन सा टैक्स कहा जाता है? वैल्यू एडेड टैक्स कहा जाता है। एंड कंटिन्यू चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, आपने देखा सर यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया था कि कंटिन्यूस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट मतलब होलसेलर ने जितना भी टैक्स गवर्नमेंट को पे किया उतना टैक्स का बेनिफिट उसने यहाँ पे ले लिया। ओके यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट गवर्नमेंट को पे कर रहा है, इसका मतलब उसको बेनिफिट मिलेगा जितना भी टैक्स ये पे करेगा। ओके नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट 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 सो नेक्स्ट है हमारा बर्डन बॉन्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर। ये भी हमने देखा कि लास्ट में जो भी होलसेलर, देन मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। सो फाइनली टैक्स कौन बेयर करता है? फाइनल टैक्स गवर्नमेंट को पे कौन करता है? किसके जेब से टैक्स जाता है? तो ऑब्वियसली कंज्यूमर के जेब से टैक्स जाता है। तो फाइनल बर्डन कौन बेयर करता है? कंज्यूमर। इसलिए तो रेट बढ़ता है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज में इन्फ्लेशनरी लिखा है, प्राइस इन्फ्लेशनरी है। नो कास्ट कटिंग ऑफ टैक्स। देखो ये एक बेनिफिट है
कि पहले इसमें क्या होता था, देयर आर वेरियस टैक्सेस, वैट था, सर्विस टैक्स था, यस और नो, एक्साइज ड्यूटी था, अभी भी एक्साइज ड्यूटी है सम सिलेक्टेड प्रोडक्ट के ऊपर, पर ऑब्वियसली ये बहुत सारे टैक्सेस थे, तो टैक्स ऑन टैक्स लगता था सर। ओके, याद रखना कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, यस और नो। जैसे जीएसटी आ गया ना तो टैक्स ऑन टैक्स खत्म हो गया। आपने देखो यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल दिया था उसमें मैंने टैक्स को अलग रखा था। मुझे पता है वन होलसेलर 110 दे रहा है तो होलसेलर के लिए कॉस्ट 110 है, 110 है, पर देखो मैंने वैसे नहीं लिखा, मैंने कॉस्ट यहाँ पे लिखा 100 और जीएसटी मैंने बाजू में लिख दिया, मैंने कॉस्ट को पकड़ा नहीं। देखो ये जो हमने 13% 10% जो जीएसटी 130 के ऊपर लगा है वो 130 में 10 रुपीज नहीं है सर ये जीएसटी का, ये सो देयर इज नो कास्ट कटिंग इफेक्ट, राइट। तो ये एडवांटेजेस है। चलो उसके बाद डुअल जीएसटी मॉडल, इसके ऊपर एग्जाम में सर शॉर्ट नोट्स आ सकता है डुअल जीएसटी मॉडल के ऊपर। सर डुअल जीएसटी मॉडल ऐसे क्यों बोला गया? देखो इंडिया की टेरिटरी आप देखोगे तो उसमें ऑब्वियसली स्टेट मिल के इंडिया बनता है, अलग अलग स्टेट को पकड़ के इंडिया बनता है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे डुअल जीएसटी मॉडल लगाया। डुअल जीएसटी मॉडल का मतलब है जो भी टैक्स कलेक्ट होगा उसका आधा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, आधा रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा, राइट। उसके लिए गवर्नमेंट ने जो अडॉप्ट किया है इंडिया में टैक्सेशन वो डुअल जीएसटी मॉडल है। तो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए भी आता है। ओके, तो इंडिया हैज अडॉप्टेड डुअल जीएसटी मॉडल, राइट। तो उसमें आपको देखना क्या है, आपको देखना है इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई, ये भी आपको पता रहेगा। इंट्रास्टेट सप्लाई का मतलब क्या होता है, विद इन अ स्टेट। ओके, विद इन अ स्टेट जो भी सप्लाई होगा मतलब सप्लायर का लोकेशन और रिसिपिएंट का लोकेशन दोनों भी एक ही स्टेट में है, इन अ सेम स्टेट। ओके, सप्लायर का लोकेशन और रिसिपिएंट का लोकेशन ये दोनों भी सेम स्टेट में है तो उसको हम लोग कहते हैं इंट्रास्टेट सप्लाई। ओके, सप्लायर का लोकेशन और रिसिपिएंट का लोकेशन ये दो डिफरेंट स्टेट में है और वहां पे जो सप्लाई हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे इंटरस्टेट सप्लाई। सर एग्जांपल देना, देखो सप्लायर भी महाराष्ट्र का है, रिसिपिएंट भी महाराष्ट्र का है, जिसको मैं गुड्स जो सप्लाई माल सप्लाई कर रहा है वो सप्लायर है, जो गुड्स रिसीव कर रहा है वो रिसिपिएंट है, जो सर्विस दे रहा है वो सप्लायर है, जो सर्विस ले रहा है वो रिसिपिएंट है। ये दोनों भी एक ही स्टेट में है। ओके, रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों भी एक ही स्टेट में है तो उसको हम लोग कहेंगे इंट्रास्टेट सप्लाई। सप्लायर भी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, रेसिपिएंट भी इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, तो यहाँ पे जो सप्लाई होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रास्टेट सप्लाई कहेंगे। एंड व्हाट डू मीन बाय द इंटरस्टेट सप्लाई सर, मतलब सप्लायर का लोकेशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, रेसिपिएंट का लोकेशन गुजरात है, तो महाराष्ट्र एंड गुजरात यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन मतलब दो स्टेट इन्वॉल्व हो गए तो यहाँ पे जो जीएसटी लगने वाला है उसको हम लोग कहेंगे इंटरस्टेट सप्लाई। क्या कहेंगे बेटा, इंटरस्टेट सप्लाई। आर यू विथ मी गाइस? ओके, अभी सर यहाँ पे डुअल जीएसटी मॉडल में लिखते समय पॉइंट नंबर ABCD ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बहुत कट शॉर्ट किया हुआ है, आपको फुल लेंथ चाहिए तो वापस मैं बोल रहा हूँ कि ऑलरेडी मैंने डिटेल में वहाँ पे पढ़ा है कि ये कैसे होता है क्या होता है, और इसके फुल लेंथ चाहिए तो हमारे बुक में ये सारे नोट्स है, ऐप डाउनलोड करोगे तो ई बुक में सब मिल जाएगा, राइट। चलो, तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ओबियसली, तो यहाँ पे डुअल जीएसटी मॉडल क्या कहता है सर? ओके, यहाँ पे तीन टैक्सेस है, एक है तीन टैक्सेस है, चार टैक्सेस है ऐसे देखा यूटी जीएसटी को पकड़ के। एक है CGST, HGST, IGST और UTGST। ओके, तो यहाँ पे हमारे चार टैक्सेस आते हैं, कौन से CGST, HGST, IGST एंड UTGST। समझ लेते हैं। ओके, जो भी CGST का टैक्स है वो CGST का टैक्स कौन लेता है, तो CGST का टैक्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, HGST का टैक्स है वो स्टेट गवर्नमेंट लेता है। याद रखना, जहां पे हम लोग इंट्रास्टेट सप्लाई करते हैं, इंट्रास्टेट विद इन स्टेट, तो यहाँ पे दो टैक्सेस चार्ज होते हैं, एक होता है CGST, दूसरा होता है HGST। अरे क्लियर? फॉर एग्जांपल जीएसटी का रेट 18% है। ओके, सो 9% विल बी CGST, 9% will be HGST, 50-50% रेशो डिवाइड होगा। तो CGST is levied by central government, HGST is levied by state government. Any transaction of the goods and services taken within a state, within a one state, दिख रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रास्टेट। ओके, जहां पे इंट्रास्टेट सप्लाई होगा तो गवर्नमेंट यहाँ पे दो टैक्सेस लगाएगा, एक CGST लगाएगा, HGST लगाएगा। CGST का जो टैक्स है वो कलेक्ट करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और HGST का टैक्स है वो कलेक्ट करेगा स्टेट गवर्नमेंट। आर क्लियर? तो दो रेवेन्यू डिवाइड होगा। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज आता कभी है, जहां पे इंटरस्टेट सप्लाई होता है,
इंटरस्टेट सप्लाई होता है तो वहां पे जो लगता है उसको हम लोग कहेंगे आईजीएसटी कहेंगे। ओके, तो यहाँ पे अब लिखा है देखो, द आईजीएसटी एप्लीकेबल ऑन द इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द टू स्टेट्स। ओके, एंड समझ में आ रहा है, जो जहां पे दो स्टेट होगा वहां पे आईजीएसटी आएगा, वहां पे जहां उस दो स्टेट में ट्रांजेक्शन हो रहा है मतलब क्या आएगा, इंटरस्टेट सप्लाई, और जहां जहां पे इंटरस्टेट सप्लाई होगा वहां वहां पे आईजीएसटी आएगा। आईजीएसटी का सिंगल रेट होता है, उसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं करते, इज 18%। ओके, याद रखना। ओके, चलो, तो आईजीएसटी ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव के लिए जो रेड किया ना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव। आपको लर्न करना बहुत ही जरूरी है, किसके ऊपर डिपेंड मत रहना, ऑब्जेक्टिव के लिए आपको आना चाहिए खुद से, राइट। चलो, तो आईजीएसटी अप्लाइड ऑन इंपोर्टेड गुड्स, विच गुड्स बेटा, इंपोर्टेड, जो भी गुड्स आप इंपोर्ट करोगे उस इंपोर्ट के ऊपर जो जीएसटी लगता है, ओके, उसको आईजीएसटी लगता है। इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर क्या लगता है बेटा, आईजीएसटी लगता है। एंड ऑब्वियसली आईजीएसटी आता कहाँ पे, सर देखो यहाँ पे याद रखना, इंडिया की अपने डेफिनेशन देखी थी, यस ना, 1200 नॉटिकल माइल तक इंडिया है, पर 12 नॉटिकल माइल के अंदर ये जो 12 नॉटिकल माइल जो होता है वहां तक हमारी टैक्सेबल टेरिटरी होती है, क्या बेटा, टैक्सेबल टेरिटरी, और 12 नॉटिकल माइल तक हमारा इंडिया होता है। तो इसके बीच में जो ट्रांजेक्शन आएगा, सी में जो ट्रांजेक्शन होगा वहां पे इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। मतलब जो भी सी में ट्रांजेक्शन होने वाले हैं, हमारे समुद्र में जो ट्रांजेक्शन होने वाले उसके उसमें जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसके ऊपर आईजीएसटी लगाया जाएगा। पर याद रखना 200 नॉटिकल माइल तक इंडिया है, टैक्सेबल टेरिटरी, इंडिया की टैक्सेबल टेरिटरी 12 नॉटिकल माइल तक है, राइट। यूनियन टेरिटरी का मतलब क्या होता है, जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर नहीं होता, जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता, वो सारा स्टेट मैनेज होता है यूनियन से, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मैनेज करता है, तो वहां पे लगता है यूटीजीएसटी। क्या लगता है बेटा, यूटीजीएसटी। ऐसे कौन से स्टेट है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए आएगा, यूटीजीएसटी कौन से स्टेट के लिए अप्लाई होता है, यूनियन टेरिटरी कौन से है, तो यहाँ पे यूटीजीएसटी का फुल फॉर्म है यूनियन टेरिटरी ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार आइसलैंड, दारा नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव, 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेट को आपको याद रखना बहुत ही जरूरी है। एग्जाम में इसके ऊपर एक एमसीक्यू आ सकता है। ओके, ऐसे कितने यूनियन टेरिटरी बेटा, 5 यूनियन टेरिटरी है इंडिया में। ओके, अंडमान निकोबार, दारा नगर हवेली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप एंड दमन एंड दीव। आर ए क्लियर, जाएंगे आगे। ओके, सो ऑब्वियसली याद रखना जहां पे यूनियन टेरिटरी है उस यूनियन टेरिटरी के बीच में, मतलब फॉर एग्जांपल अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड है, सो अंडमान निकोबार आइसलैंड में समझो सप्लायर भी अंडमान निकोबार में है और रिसिपिएंट भी अंडमान निकोबार, विद इन अ स्टेट, मतलब ये स्टेट कौन सा, ये यूनियन स्टेट है, ये यूनियन टेरिटरी है। इसके बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा तो यहाँ पे लगेगा यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी। क्या लगेगा, यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी। अरे क्लियर, समझ में आ रहा है। पर एक अंडमान निकोबार है और इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है। ओके, सो अंडमान निकोबार ये अलग स्टेट हो गया, महाराष्ट्र ये अलग स्टेट हो गया, इसमें दोनों में ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, इंटर, और जहां पे इंटर होगा तो वहां पे क्या आएगा बेटा, आईजीएसटी आएगा। मतलब मुझे ऐसा कहना है कि यूनियन टेरिटरी में सप्लायर भी यूनियन टेरिटरी में है, रिसिपिएंट भी यूनियन टेरिटरी में है, विद इन टेरिटरी मतलब यूनियन टेरिटरी में ही सब ट्रांजैक्शन हो रहा है ना, तो वहां पे यूटीजीएसटी और सीजीएसटी आएगा। जैसे महाराष्ट्र ये यूनियन टेरिटरी के अंदर नहीं होता है, वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर है, ऐसा नो, तो विद इन महाराष्ट्र जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको इंट्रा करेंगे, इसी ट्रांजेक्शन को इंट्रा भी कहेंगे बेटा, ये इंट्रा स्टेट सप्लाई हो गया। पर यहाँ पे एसजीएसटी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहां पे यूटीजीएसटी एंड सीजीएसटी ये दोनों कंपोनेंट आने वाले हैं। आर यू विद मी गाइस, सब लोग मेरे साथ हो। ओके, चलो, पर जो भी गुड्स आप इंपोर्ट करते हो ना, जैसे मैंने पहले ही बोला, जो भी गुड्स आप इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट के ऊपर क्या आता है बेटा, आईजीएसटी आता है, बिकॉज इसको इंटरस्टेट सप्लाई मानते हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है। जो भी गुड्स आप इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो आप इंपोर्ट करते हो वहां पे क्या आता है बेटा, इंटरस्टेट सप्लाई आता है, और जहां पे इंटरस्टेट सप्लाई आएगा वहां पे आईजीएसटी आने वाला है। बट सर
जो भी गुड्स आप इंपोर्ट करते हो तो वहां पे आईजीएसटी आएगा ही आएगा, पर उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी भी आएगा, बीसीडी भी आएगा, याद रखना। जब गुड्स आप इंपोर्ट करते हो अलग स्टेट से अलग कंट्री से, मतलब आपने यूएस से गुड्स को इंपोर्ट किया, अपने यूएस के गुड्स को इंपोर्ट किया, तो वहां पे आएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी। बीसीडी का मतलब है बेसिक कस्टम ड्यूटी, आपको कस्टम ड्यूटी पे करना पड़ेगा, और कस्टम ड्यूटी आपके लिए कॉस्ट होगा, और ये ऐड करने के बाद, बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड करने के बाद उसके ऊपर क्या लगेगा सर, आईजीएसटी लगने वाला है। जो गुड्स आप एक्सपोर्ट करते हो उसके ऊपर टैक्स आता है सर, जीएसटी इज एप्लीकेबल, पर जीएसटी विच रेट, जीरो रेटेड, मतलब उसके ऊपर जीएसटी का रेट जीरो है। याद रखना ये एग्जिम्प्टेड नहीं है सर, ओके, पर जीरो रेट है फिलहाल, उसके ऊपर 0% गवर्नमेंट टैक्स लेता है, आईजीएसटी 0% लेता है, याद रखना। द एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज कंसिडर एज अ जीरो रेटेड सप्लाई एंड जीएसटी विल बी नॉट लेव्ड ऑन द एक्सपोर्टेड एनी काइंड ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता, पर रेट कौन सा, जीरो रेट, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगा। एक्सपोर्टेड गुड्स को जीएसटी में क्या कहते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई, क्या कहते हैं बेटा, जीरो रेटेड सप्लाई। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर क्या, कौन सा टैक्स आता है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स के ऊपर आईजीएसटी अप्लाई होता है, क्या होता है, आईजीएसटी अप्लाई होता है। आर यू विथ मी गाइस, सब लोग मेरे साथ हो, यस और नो, हेलो, ओके, चलो चलो मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। देन हमको देखना है टैक्स सबसम्ड अंडर द जीएसटी। अबे सबसम्ड का मतलब क्या होता है, जैसे जीएसटी आने से पहले बहुत सारे टैक्सेस थे, मतलब बहुत सारे टैक्सेस थे, मतलब वहाँ पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी था, उसके बाद एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी था, उसके बाद स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम था, सर्विस टैक्स था, स्टेट में देखा जाए तो वैट था, सेल्स टैक्स था, लग्जरी टैक्स था, एंटरटेनमेंट टैक्सेस, बहुत सारे टैक्सेस थे जीएसटी आने से पहले। अभी जैसे जीएसटी लॉन्च हो गया तो सारे टैक्सेस मर्ज हो गए, ओके। तो ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों मिलकर टैक्स चार्ज कर रहे थे, ओके। तो ऑब्वियसली सेंटर के अंदर इतनी ये जो टैक्सेस मैंने आपको लिख के दिए है ना, ये सेंटर के अंडर थे, सेंट्रल उसके ऊपर टैक्स चार्ज करता था, ये टैक्स को पकड़ के टैक्स चार्ज करता था। स्टेट गवर्नमेंट ये टैक्सेस चार्ज कर रहा था जीएसटी आने से पहले। जितने भी लिस्ट आपके सामने यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे टैक्सेस, ये सब जो हमने डिस्कस किए, पर जीएसटी आने के बाद ये सारे टैक्सेस बंद हो गए एंड इज मर्ज विद जीएसटी, ओके। तो एग्जाम में आता है कि सेंट्रल एक्साइज टैक्स ये कहां पे मर्ज हुआ, ये सीजीएसटी के साथ मर्ज हुआ, बस स्टेट वैट ये कहां पे मर्ज होगा, एचजीएसटी के साथ मर्ज हो गया। अरे क्लियर बेटा, अभी दोनों सीजीएसटी एचजीएसटी मिलके टैक्स चार्ज होता है, यस और नो, हेलो, रीड माय पॉइंट। तो एग्जाम में आएगा सर सेंट्रल, जो मैंने रेड किया है एटलीस्ट वो टैक्सेस याद रखो, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आने के चांसेस बहुत कम है, ओके, ये डिटेल में और टेक्निकल है, सो इसलिए इसके एमसीक्यू आने के चांसेस ज्यादा है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ओके, ये सेंट्रल टैक्स दैट विल बी सबसम अंडर जीएसटी, तो ये सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल टैक्स था विच इज एडेड टू द सीजीएसटी। उसके बाद मेडिसिन एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, देन गुड्स एंड स्पेशल इंपोर्टेड, ठीक है। सर्विस टैक्स याद रखो, हाँ, तो सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स के साथ मर्ज हो गया, ओके। सेंट्रल टैक्स विल बी मर्ज सबसम अंडर द जीएसटी, अंडर द सीजीएसटी। और यहाँ पे बहुत सारे स्टेट वैट है, सेंट्रल टैक्स है, लग्जरी टैक्स है, एंट्री टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्सेस है। अरे क्लियर बेटा, तो ये याद रखना ये सब स्टेट टैक्स थे विच इज मर्ज विद द एसजीएसटी। अरे क्लियर, ओके। तो ये सारे टैक्सेस सीजीएसटी में मर्ज हो गए, स्टेट वैट, सेंट्रल एक्साइज, लग्जरी, एंटरटेनमेंट सारे एचजीएसटी के साथ मर्ज हो गया। आर यू में गाइस, सब लोग मेरे साथ हो, जाएंगे आगे बेटा, चल, ओके। तो ये आपको याद रखना है, जो मैंने रेड कलर में हाईलाइट किया है एटलीस्ट वो पॉइंट आप याद रखना। उसमें सेंट्रल में देखा जाए दो टैक्सेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, एक सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स, और स्टेट में क्या क्या हमने देखा, स्टेट में देखा वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स। बोल क्या, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स, ये 5 टैक्सेस मर्ज हो गए, मतलब बहुत सारे टैक्सेस, 5 टैक्सेस आपको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। चलो उसके बाद मुझे बताओ ये सारे टैक्स कौन से टैक्सेस मर्ज नहीं हुए, ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से मर्ज होने का सर सिंपल है, ये मर्ज क्यों किया सर, ओके, उसके पीछे का रीजन क्या था,
टैक्स क्रेडिट मिलना, मतलब जो बंदा पहले केस में वैट जो वैल्यूएटेड टैक्स था स्टेट गवर्नमेंट का, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो वैल्यूएटेड टैक्स पे करता था उसका बेनिफिट सर्विस टैक्स के सामने नहीं मिलता था। जो बंदा सर्विस टैक्स पे कर रहा था उसका बेनिफिट वैट में नहीं मिलता था, बिकॉज वैट इज कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड सर्विस टैक्स कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यस और नो? ओके, अभी क्या हुआ, दोनों टैक्स मर्ज हो गए, गुड्स एंड सर्विसेज, बिकॉज वैट ये गुड्स के ऊपर लगता था, सर्विस के ऊपर लगता था सर्विस टैक्स। यस और नो? अभी ये मर्ज हो गया और बना गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो अभी इसका बेनिफिट दोनों जगह पे मिल सकता है, इसलिए कॉस्ट द्वारा मिनिमाइज हो गया। उसके बाद कौन से टैक्सेस मर्ज नहीं हुए? कस्टम ड्यूटी मर्ज नहीं हुआ, ऑक्ट्राइड ड्यूटी मर्ज नहीं हुआ, स्टैम्प ड्यूटी मर्ज नहीं हुआ, इज नॉट सबसम्ड अंडर द जीएसटी। ये भी ऑल, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स है, दिस ऑल आर द इनडायरेक्ट टैक्स, आर क्लियर, विच इज नॉट मर्ज विद जीएसटी। तो एग्जाम के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए आता है कि ये टैक्सेस मर्ज हुए हैं क्या, तो कस्टम ड्यूटी इज नॉट मर्ज विद द जीएसटी, ऑक्ट्राइड ड्यूटी इज नॉट मर्ज विद द जीएसटी, स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट मर्ज विद द जीएसटी। आर क्लियर? अभी भी वो सेपरेटली चार्ज होता ही होता है। आर विद मी गाइस? अभी भी कौन से गुड्स है जिसके ऊपर जीएसटी आउटसाइड प्रीव्यू में नहीं है? ओके, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओके, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, उसके ऊपर जीएसटी नहीं आता, अभी भी वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही है। देन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये 5 नंबर भी याद रखना, मैंने ऑलरेडी मैं आपको सिखाया। सो क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस एंड एटीएफ, राइट। तो ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसके ऊपर अभी भी जीएसटी चार्ज होता नहीं है, इसके ऊपर टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही लेता है। क्लियर बेटा? ओके, और ये टेम्पररी मैंने बोला है, तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट टेम्पररी है, मतलब जब भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या जीएसटी काउंसिल को लगेगा कि इसकी ये जीएसटी के प्रीव्यू में आना चाहिए, राइट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट वो जीएसटी के प्रीव्यू में लाएगा। फिलहाल जीएसटी के प्रीव्यू में नहीं है, वो आउटसाइड द जीएसटी है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगता है, पर चाहिए तो जीएसटी काउंसिल इसको जीएसटी के प्रीव्यू में ला सकता है। क्लियर? चलो, पर ये अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अभी भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही है। उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्सेस लेव्ड बाय द लोकल बॉडी, जो भी एंटरटेनमेंट टैक्सेस है वो हमारे लोकल बॉडी चार्ज करेंगे, वो भी जीएसटी के अंडर नहीं आएगा। टोबैको, तो टोबैको ये जीएसटी के अंदर है, विद इन अ प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, और इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी लगता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टोबैको के ऊपर जीएसटी भी आता है, टोबैको के ऊपर एक्साइज ड्यूटी, बोले अभी हमने बोला कि एक्साइज ड्यूटी इज अ मर्ज विद जीएसटी। ओके, एक्साइज ड्यूटी भी जीएसटी में मर्ज हो गया, पर अभी भी कुछ जगह पे कुछ गुड्स के ऊपर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगता है, उसमें से टोबैको है, तो टोबैको के ऊपर 2 टैक्सेस लगते हैं, जीएसटी भी लगता है और एक्साइज ड्यूटी भी चार्ज होता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टोबैको बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे क्लियर? देखो पॉइंट टू बी रिमेंबर मैंने यहाँ पे लिख के दिया है कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी शैल बी लेव्ड इन एडिशन टू जीएसटी ऑन टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। क्लियर? तो कौन से जीएसटी के प्रीव्यू में नहीं है? अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये जीएसटी के प्रीव्यू में नहीं है। देन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन से? तो क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैसेस एंड एटीएफ। ओके, टेम्पररी इसके ऊपर जीएसटी नहीं आता, पर चाहिए तो जीएसटी काउंसिल प्रीव्यू में ले सकता है। उसके बाद एंटरटेनमेंट टैक्स भी है जो लोकल बॉडी चार्ज करेगा, वो भी जीएसटी के प्रीव्यू में नहीं है। उसके बाद आपको देखना है टोबैको, तो टोबैको ये ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे जीएसटी भी आता है और एक्साइज ड्यूटी भी आता है, जीएसटी और एक्साइज ड्यूटी बोथ, ये दोनों भी टोबैको के ऊपर चार्ज होते हैं। फिर आपको लर्न करना है जीएसटी काउंसिल, शॉर्ट नोट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल में मेंबर होते हैं, उसमें जो मेन पर्सन होता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कौन बेटा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये कौन होता है? चेयरपर्सन होता है जीएसटी काउंसिल में। जो अभी जीएसटी काउंसिल का काम क्या है बेटा? जीएसटी काउंसिल होता क्या है? ऑब्वियसली जब टैक्स लॉ बना तो टैक्स लॉ बनने के बाद टैक्स लॉ इंप्लीमेंट होता है, और जब टैक्स लॉ इंप्लीमेंट होता है तो समझ में आता है कि कौन से चीज़ों के ऊपर प्रॉब्लम फेस कर रहा है पब्लिक, राइट, सप्लायर है, रेसिपिएंट, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली सारे जो स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं वो जीएसटी काउंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं, और जीएसटी काउंसिल फिर एक्ट में अमेंडमेंट लाता है, चेंजेस लाता है, राइट। तो जीएसटी काउंसिल का वो काम है। तो जीएसटी काउंसिल के जब मेंबर्स बनते हैं या कमेटी बनती है, उसमें मेंबर कौन कौन होते हैं वो हम लोग को पढ़ना है। तो पहला पॉइंट, जो चेयरपर्सन होगा वो कौन होगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होगा, और बाकी जो मेंबर्स होंगे ना वो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, वो बाकी मेंबर हो गए। उसमें से वाइस चेयरमैन डिसाइड किया जाएगा। तो वाइस चेयरमैन कौन होता है सर? तो यहाँ पे वाइस चेयरमैन जो होगा, जो भी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होंगे उसमें से एक बंदे का इलेक्शन करके वाइस चेयरमैन डिसाइड किया जाएगा। मतलब
चेयरपर्सन, मेन चेयरपर्सन विल बी द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन कौन रहेगा? तो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है, उसमें से एक बंदे को सिलेक्ट किया जाएगा, वो रहेगा स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा, वो वाइस चेयरमैन होगा। क्लियर? इफ समझो मिनिस्टर यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मिनिस्टर क्या कर सकता है? नॉमिनी को अपॉइंट कर सकता है। क्लियर? ओके, तो रोल ऑफ जीएसटी आपको याद रखना, रोल ऑफ जीएसटी काउंसिल आपको याद रखना है क्या क्या वो कर सकते हैं। तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा वो डिसाइड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के थ्रेशोल्ड लिमिट को डिसाइड कर सकते हैं, जीएसटी के रेट को डिसाइड कर सकते हैं, कौन से अमाउंट के ऊपर कौन सा जीएसटी रेट अप्लाई करना है, जहाँ पे डिजास्टर हो रहा है वहाँ पे जीएसटी रेट कम करना, ये सब जीएसटी काउंसिल में होता है। सो जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है तो मिनिमम कोरम मतलब मीटिंग में कितने जन होने चाहिए? तो 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, राइट? जितने नंबर ऑफ मेंबर है जीएसटी काउंसिल के उतने 1/2 रहेगा, तो कोरम कंप्लीट, तो मीटिंग वैलिड माना जाएगा। अरे क्लियर बेटा? समझ में आ रहा है? हेलो, यस और नो? ओके, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और जीएसटी काउंसिल का तो मैंने बहुत बताया कि ये क्या करता है, रिकमेंडेशन करता है यूनियन को और स्टेट को इंपॉर्टेंट इशू जो जीएसटी काउंसिल में डिस्कस किए गए हैं, एंड कौन से सब्जेक्ट, कौन से गुड्स के ऊपर, कौन से सर्विस के ऊपर एग्जम्पशन देना है नहीं देना है, ये सब जीएसटी काउंसिल में डिसाइड होता है। क्लियर बेटा? अदर पॉइंट जो ऊपर कवर नहीं हुए, सब सारे पॉइंट मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। पहला, तो जीएसटी एप्लीकेबल ऑन सप्लाई, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। जीएसटी किसके ऊपर चार्ज होता है? तो जीएसटी चार्ज ऑन द सप्लाई, और सप्लाई के ऊपर हमने सेपरेट चैप्टर देखा है इन डिटेल कि व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई। 5 कंडीशन मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, याद है क्या? कि सप्लाई होने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, 5 पैरामीटर्स हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद जीएसटी कौन सा बेस है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तो जहां पे रेसिपिएंट कंजम्पशन करता है ना, वो हमारे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये पूरा चैप्टर तो हमने पढ़ा पीओएस, यस ना, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो वहां पे देखा कि जीएसटी इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट कैसे होता है, इट नॉट डिपेंड अपॉन द रेसिपिएंट। हमें बोलते समय रेसिपिएंट बोला, बट इज डिपेंड अपॉन द प्लेस ऑफ सप्लाई, कहाँ पे गुड्स को कंज्यूम्ड किया गया, कहाँ पे गुड्स असेंबल्ड किए गए, बोर्ड ऑफ कन्वीनियंस, देखा ना हमने सब प्लेस ऑफ सप्लाई में, यस और नो? ओके, तो याद रखना जीएसटी ये सप्लाई के ऊपर लगता है। दूसरा, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। तीसरा, single ensure the single interference of all administrative control over the 10% taxpayer having turnover is 1.5 crore will be vested by central administrative and 90% with the state administrative। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चलते हैं तो 10% सेंट्रल है, 90% स्टेट, ऐसे। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। एचएसएन का फुल फॉर्म होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ निमोकल्चर, इज अ फुल फॉर्म ऑफ एचएसएन। तो ये एग्जाम में आपके लिए आएगा, तो ये याद रखना, ये एमसीक्यू के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आर यू विथ मी गाइस? चलो, यस और नो? आर यू विथ मी? चलो मेरे साथ हो? ओके, सो यहाँ पे सारे पॉइंट मैंने कवर किए हैं। ओके, जो भी चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सारी चीज़ें मैंने कवर की है। पीडीएफ में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में जो है वो पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 द इंट्रोडक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स यहाँ पे खत्म हो गया, राइट? ओके, तो यहाँ पे बेसिक में एक कैलकुलेशन दिखाता हूँ, इज अबाउट द जीएसटी, बेसिक पार्ट कि इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट कैसे होता है। फॉर एग्जाम्पल द स्टेट है महाराष्ट्र, ओके, और यहाँ पे हमारा सप्लायर है, और यहाँ पे स्टेट है अगेन महाराष्ट्र, वही यहाँ पे रेसिपिएंट है, यहाँ पे सप्लायर है और रेसिपिएंट है। तो सप्लायर रेसिपिएंट ये सेम स्टेट में है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। क्या कहेंगे? इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो यहाँ पे सप्लायर और रेसिपिएंट है, और सप्लायर ने समझो माल सप्लाई किया, वैल्यू ऑफ द गुड्स इज अराउंड 2 लाख रुपीज। तो इसके ऊपर कौन सा जीएसटी आएगा? तो इसके ऊपर आएगा इंट्रास्टेट सप्लाई है, तो यहाँ पे सी जीएसटी भी आने वाला है, एच जीएसटी भी आने वाला है। यहाँ पे जीएसटी का रेट में 18% पकड़ता हूँ, तो ऑब्वियसली 50% रेवेन्यू इज टेकन बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो 2 लाख वैल्यू है, उस 2 लाख के ऊपर हम लोग कितना परसेंट लगाएंगे? 9% लगाएंगे। सो 2 लाख के ऊपर 9% लगाएंगे तो 18,000 टैक्स आ गया सी जीएसटी का, और 2 लाख के ऊपर अगेन मैं 9% लगाऊंगा तो उसके ऊपर आएगा 18,000। अरे क्लियर? तो यहाँ पे सी जीएसटी एच जीएसटी आ गया 18,000। ओके, समझो सप्लायर है, सप्लायर का लोकेशन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, और हमारा जो रेसिपिएंट है उसका स्टेट है हमारा एमपी, मध्य प्रदेश है। सो सप्लायर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, रेसिपिएंट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो सप्लाई होगा
यहाँ पे जो सप्लाई होगा उसको हम लोग कहेंगे इंटरस्टेट सप्लाई। यहाँ पे जो सप्लाई होगा उसको क्या कहेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे IGST आएगा। तो ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड सप्लाई में यहाँ पे 2 लाख रुपए पकड़ता हूँ, तो 2 लाख के ऊपर, यहाँ पे 2 लाख के ऊपर डायरेक्टली 18% IGST में 18% पकड़ता हूँ, तो 2 लाख के ऊपर 18% ये आने वाला है। तो 2 लाख के ऊपर 18% इज हाउ मच, दिस विल बी 36,000। आर यू विथ मी गाइस, सब लोग मेरे साथ हो, हेलो ये सानो क्लियर। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, MCQ के लिए आ सकता है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में भी इंपॉर्टेंट है, तो बाकी जाके डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें ना एक कभी कभी ऑब्जेक्टिव के लिए आता है। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में एक सप्लायर लोकेटेड है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, और यहाँ पे एक रेसिपिएंट है, वो भी महाराष्ट्र में लोकेटेड है। मतलब ये कौन सा सप्लाई हो गया, तो दिस सप्लाई इज कॉल्ड एज ए इंट्रास्टेट सप्लाई। हेलो, दिस सप्लाई इज कॉल्ड एज अ इंट्रास्टेट सप्लाई, दिस सप्लाई इज कॉल्ड एज ए इंट्रास्टेट सप्लाई, यस और नो। और यहाँ पे इसने गुड सप्लाई किया 2,36,000 इंक्लूसिव ऑफ GST, मतलब इसमें GST इंक्लूड है, इसमें क्या है, GST इंक्लूड है। तो मुझे बताओ फिर यहाँ पे हमारा GST कैसे आएगा। सो अभी मुझे इतना तो पता है कि सप्लाई का लोकेशन महाराष्ट्र में है, रेसिपिएंट का लोकेशन भी महाराष्ट्र में है, इसका मतलब ये इंटरस्टेट सप्लाई है। और व्हेन इट्स इंटरस्टेट सप्लाई तो यहाँ पे CGST HGST आएगा, और इसमें इंक्लूड है। तो मुझे बताओ, समझो ऐसे पकड़ना है, वैल्यू को एज्यूम करना है 100, यहाँ पे GST जो है वो 18% है, 100 के ऊपर 18%, 18 आ गया, तो ये 188 इज ए इंक्लूसिव ऑफ GST, इज ए इंक्लूडिंग GST, यस सर। तो ये 118 जो है 2,36,000 है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। और आपको पता भी है कि 18% 2 पार्ट में डिवाइड होगा, CGST और HGST, 50-50% रेवेन्यू। तो मैं क्या करूंगा, 2,36,000 ये 118 है, 118 है, 118 रुपये, मतलब इसमें 100 रुपया द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड 18 रुपये GST है, उसमें 9% CGST 9% HGST मल्टीप्लाई बाय 9 करूंगा, तो कितना आएगा, 2,36,000 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई बाय 9, सो ऑब्वियसली दिस इज 18,000, तो 18,000 इज द अमाउंट ऑफ CGST, और यस और नो। और ऑब्वियसली सेम कैलकुलेशन, HGST भी सेम है, 18,000 क्या रहेगा HGST, मतलब ऐसे देखा जाए तो 2 लाख रुपीज द वैल्यू ऑफ गुड्स, 18,000 SGST, 18,000 CGST। आर यू गेट इट माय पॉइंट, समझा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको समझ में आना चाहिए। 2,36,000 इंक्लूसिव ऑफ GST है, समझो 12% लगाया, 12% GST का रेट है, राइट। तो ये वैल्यू कितना होगा, इज 112, इज 5% है, तो ये वैल्यू कितना होगा 105। इतना आपको याद रखना है, ये आगे मैं कवर करने वाला हूँ रजिस्ट्रेशन में, तो वहां पे कैलकुलेशन हम लोग देख लेंगे। क्लियर बेटा, तो यहाँ पे मैं स्टॉप होता हूँ, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके। और ये वीडियो मैक्सिमम हमारे जिनके जिनके एग्जाम आ रहे, तो आपके कलीग्स, आपके फ्रेंड, आपके रिलेटिव को शेयर करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।